तो हम बात करते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सब्सटेंस में से क्यों होती है, तो हम एटम जानते हैं। अब एटम्स में क्या होता है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने एल्यूमिनियम सब्सटेंस ले ली, एल्यूमिनियम, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये इनर सेल है और ये आउटर सेल है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते। अब ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है वो क्वेश्चन आएगा। तो सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम का रोड्स ले लिया, तो काफी सारे एल्यूमिनियम के एटम्स उसमें रहेंगे। तो एटम्स को मैं ऐसे बता दूं, वे एल्यूमिनियम, प्रोटॉन प्लस एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस, और इसके आजू बाजू उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहे इनर सेल, आजू बाजू आउटर सेल, ये आउटर सेल, ऐसे ही आउटर सेल, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते। ए प्लस, इसमें ए प्लस, तो ए क्या है, प्रोटॉन इनर सेल विच इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नल, जो अंदर का एरिया है यहां तक का प्रोटॉन और इनर सेल, इसको पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नल बोलते हैं। और इसके बाद जो आउटर सेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ए रोड को मैंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होंगे और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही डायरेक्शन में होता चला जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये जो हमारा एल्यूमिनियम रोड्स था उसने इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में से पास होने दी। क्यों होने दी, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सब्सटेंस को कंडक्टर्स बोलते हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज, किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस which allow the passage of electricity through them is called conductors। इसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। तो एक तो मेटल सब आ जाएंगे, ग्रेफाइट्स, आयनिक सब्सटेंस, इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वियस सॉल्यूशन। ऑफ आयनिक सब्सटेंस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और इसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर्स बोलेंगे। जैसे मुझे अभी देखना है फिर से, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसा समझ लो, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नल है और इसके आजू बाजू घूमते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक कर्नल के आजू बाजू घूमते रहेंगे। अब होगा क्या, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में से ऐसे मूव के दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे यारो बता रहे कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। डेफिनेशन अब आपके सामने है, ये आपकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फिर से एग्जांपल याद कर रहे हो तो हमें क्या बोलना है, मोस्ट ऑफ मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इसको कंडक्टर्स बोलेंगे। ग्रेफाइट्स, आयोनिक सॉलिड इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वियस सॉल्यूशन, आयोनिक सॉलिड इन मोल्टन स्टेट एंड इस
एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक सॉलिड, तो ये कंडक्टर्स हो गए। तो ऐसे ही नॉन कंडक्टर्स कैसे बोलेंगे, तो ये हमारे पास सामने पिक्चर है कि देखो अब ये पिक्चर में मैंने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जाने दी, अप्लाइड वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर एंटर होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एंटर होने के बाद ये जो यहाँ से वो बाहर आने चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आके यहाँ से निकलने चाहिए, यही डिरेक्शन है। पर होता क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट ऐसे जोरदार है जो सब्सटेंस अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को एक डिरेक्शन में से दूसरे डिरेक्शन में जाने नहीं देता। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, तो ऐसे निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहे डायरेक्टली, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहेंगे पर बाहर नहीं निकल रहे। बाहर नहीं निकल रहे इसका मतलब कि भाई ये सब्सटेंस अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं देता। तो ऐसे आयोनिक सॉलिड स्टेट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जकड़ के रखता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में से बाहर नहीं निकलते। तो ऐसा सब्सटेंस को हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर्स अथवा तो इंसुलेटर। Insulator or non-conductors, the substance which do not allow the passage of electricity through them are called insulator or non-conductors. Example में ionic solid in solid state, तो ये insulator। अब देखो मुझे रेजिस्टेंस पढ़ना है। अब कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो कंडक्टर्स में पढ़ चुका हूँ कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल है, उसके आजू बाजू फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन में से अगर मैंने उसको बैटरी के साथ इस सब्सटेंस को अटैच कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा सीधा। होता क्या है कि जब कंडक्टर्स में लेता हूँ, कंडक्टिंग सब्सटेंस लेता हूँ, तो ऐसा कुछ बीच में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकता, ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन में आ गया बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने की वजह से क्या जाना पड़ेगा, ये सीधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मुड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इस रास्ते से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, और इसकी जो स्पीड है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी नहीं। तो ऐसा जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो एवरी conducting substance offers some obstruction to the flow of electricity which is known as resistance, तो इसको हम resistance बोलेंगे। अब उसका जो सिंबल है वो ओम लिखते हैं, सिंबल ऐसे लिखते कि भाई ओम, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, डिनोटेड बाय आर से हम उसको बताते। और एक चीज, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन लेंथ बढ़ेगी, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की लेंथ बढ़ेगी, तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ते जाएंगे, और ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। एक चीज, अगर मैंने उसके क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि भाई यहाँ से उसको पास होना है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास होने में दिक्कत आएगी, तो इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता। मतलब रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली proportional to cross section area which is denoted by a cross section area बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R is proportional to L upon A, मतलब कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंस हो तो इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ऐसे हमें समझना होगा और इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। दूसरी बात, उसका एसआई यूनिट केजी इंटू एम स्क्वायर एस क्यूब ए रेस टू 2, ए इसका एसआई यूनिट है। और जनरली हम बताते हैं
ओम से, ओम इसका यूनिट है जो जनरली यूज होता है। तो बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। चलो फिर से देखते हैं। बाद आ रहा है रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो फ्लो जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बीच बीच में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। एक ये है, ये है, तो नॉर्मली जो फ्लो इतना नहीं जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। जैसे कॉपर वायर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सीधा जा रहा है पर बीच बीच में कहीं में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन उसको मिल जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लो में प्रॉब्लम आती है और इसको ही बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। अब बड़ा पिक्चर में देखो तो ऐसा हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को सीधा जाने नहीं देते, तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन तो रेजिस्टेंस एवरी कंडक्टिंग मटेरियल offers some obstruction to the flow of electricity which is called a resistance। फिर से उसके डेफिनेशन देखेंगे तो the electrical resistance is represented by R। इसको किस सिंबल से बताते हैं, R सिंबल से बताते हैं। the electrical resistance, देखो यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है कि भाई अभी फ्लो जा रहा है पर अगर लेंथ कम हो जाए, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पास होने में दिक्कत आएगी, इतनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाएंगे। देखो ये अब इलेक्ट्रॉन को दिक्कत आ रही है तो फ्लो स्लो हो जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होता है। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section which is denoted by A। तो R proportional to L upon A। अब मैं proportionality को निकाल दूं तो R is equal to rho into L upon A। A इसका सिंबल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से R proportional to L upon A, therefore R is equal to rho, इसको rho बोलते हैं, L upon A। Here L is equal to length, A is equal to cross section area and P is equal to proportionality constant which is denoted by resistivity or specific resistance। और आगे तो अब इसको ओम सिंबल से बताते, इसको measured in ohm which is turned by SI unit, जो अभी हमने लिखा kgm square upon s cube a square। और ए रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं विस्टन ब्रिज इंस्ट्रूमेंट से, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिक्स में यूज होता है, तो इससे हम रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को। अब बात है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किसको बोलेंगे, इसका डिस्कशन है। तो फिर से हम याद कर रहे थे, हमने क्या बोला कि भाई R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये जो रो है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद रखो R रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको हम A बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये लेंथ बोलेंगे। और रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रो को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उसको। सपोज मैंने L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो जब मैं लेंथ यूनिट में ले लूं और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट में ले लूं तो मेरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अथवा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। अब इसका यूनिट तब जाके क्या होगा, तो यहाँ पे मैं रो को सब्जेक्ट बना दूं तो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन M। चलो रो का यूनिट ओम होता है, A का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और L का यूनिट मीटर होता है, तो इसको निकालो भाई। तो रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। तो ये जनरली SI यूनिट है पर रूटीन यूज में हम ओम इंटू सेंटीमीटर का यूज भी करते हैं, तो ये यूनिट की बात हो गई। तो रेजिस्टेंस का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। दूसरा वर्ड क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और तीसरा वर्ड क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं, फिर से याद कर लो, रेजिस्टेंस के सामने रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं।
तो हम अब फिर से जा रहे रेजिस्टिविटी। तो देखो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो ये रो इज इक्वल टू proportionality constant. The constant of proportionality rho is called resistivity or specific resistance. अब IUPAC ने ऐसा बता दिया कि भाई मुझे अब रेजिस्टिविटी यूज करना है इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी रेजिस्टिविटी बोले तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही लेना है, अथवा तो आपको इसको क्या लेना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना है। अब इसका यूनिट, तो फिजिकली द रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। तो अभी हमने बोला कि भाई रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, पर ए को मैं क्या ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर और एल को क्या ले लूँ 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो मिलेगा मुझे, और इसको यूनिट में कन्वर्ट करो तो रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो यूनिट मेरा आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लिखा जाता है ओम इंटू सेंटीमीटर। पर एसआई यूनिट क्या है, तो ओम इंटू मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है, वो हमें ध्यान रखना है। और 1 ओम मीटर तो होगा क्या 100 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये आज बात रेजिस्टिविटी और प्रोपोर्शनलिटी। मुझे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दो वर्ड समझने। कंडक्टेंस which is denoted by G and दूसरा है कंडक्टिविटी which is denoted by K। देखो ये समझने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं। हमने अब तक बात कर ली रेजिस्टेंस R, जो आप जानते हो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो R को रेजिस्टेंस बोलेंगे तो proportionality constant rho which is denoted by specific resistor। इसको क्या बोलेंगे specific resistance, और which is known as resistivity। इसको और क्या बोलेंगे resistivity। अब इसी का ही हमें यूज करके ये दोनों पहले तो समझना है। फिर से आ जाते हैं कंडक्टेंस। बोलो कंडक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय जी। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जी कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हम लिख सकते हैं। G is equal to 1 upon R। सेम में कंडक्टिविटी, तो अगर R का इनवर्स कंडक्टेंस है तो रेजिस्टिविटी, तो इसको K, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity। मतलब is denoted by K। K is a kappa, kappa ग्रीक वर्ड है, और is equal to 1 upon rho। तो ये हमारे पास सिंबल है K is equal to 1 upon rho, G is equal to 1 upon R। तो सिंपल हो जाता है। कंडक्टेंस तो 1 upon रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो ये हमें मिल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट की, तो हम जानते हैं कि भाई आर का यूनिट ओम होता है। तो 1 अपॉन ओम इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी।
अब इसको ऊपर ले जाओ तो लिखेंगे क्या, ओम इनवर्स, और विच इज रिटर्न एज मोव, इसको मोव भी लिख सकते हैं। और एसआई यूनिट इज सीमेंस, इसका एसआई यूनिट सीमेंस है। तो ये हमें याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी। अब यहाँ पे आ जाते के, तो इस फॉर्मूला का फिर से यूज कर लेते, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रो को नीचे ले जाते, आर को यहाँ पे नीचे ले जाते, तो फॉर्मूला बनेगी 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। अब यूनिट निकाल लेते, चलो इसको हम क्या बोलेंगे कि कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन ओम हो जाएगा इंटू, अगर लेंथ मीटर में ले रहे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, देन यूनिट इज ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, के इज इक्वल। अब देखो ओम इनवर्स इसको हम सीमेंस बोलते हैं, और विच इज डिनोटेड बाय एस, ये सिंबल से हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इंटू मीटर इनवर्स विच इज एस आई यूनिट। तो इसका क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट हो जाएगा। और मोस्टली इसको हम सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज करते हैं, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट का मोस्टली यूज हो सकता है। तो 1 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, ये लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमारे कन्वर्जन के लिए काम आ सकते, तो इतना हमें याद रखना है। तो पूरे टॉपिक को हम फिर से देख लेते, एक एक बात याद करनी है कि भाई हमने कंडक्टेंस, तो इसका सिंबल है जी, तो ये फिर से हम देख रहे। चलो हमारे सामने कंडक्टेंस, तो इसका सिंबल हम क्या बोल रहे हैं, जी। दूसरा, तो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। अब बात कर रहे हैं इसके, G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो ये है बात यूनिट की। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस, तो सीमेंस को हम क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, सिंबल इज सीमेंस का S। इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं मो, MHO करके, अथवा तो ओम इनवर्स। तो ये बात हो गई कंडक्टेंस की। अब बात है कंडक्टिविटी, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ के, और ग्रीक वर्ड है उसका कप्पा। फिर इसके यूनिट की बात आ रही है, तो देखो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए लिखा है हमने। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, तो के 1 अपॉन रो विच इज रिटर्न एज के, इसको के लिखेंगे, तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर को जी लिखेंगे, जी इंटू एल अपॉन ए, और इसके यूनिट को लगा दो, तो ऐसा यूनिट जी का हम सीमेंस लिखेंगे और इसका मीटर इनवर्स लिख देंगे। पर मोस्टली के इज एक्सप्रेस इन सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। IUPAC ने बोला है कि भाई हमें कंडक्टिविटी यूज करना है इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये जो हम बोल रहे हैं कंडक्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, पर हमें क्या करना है, क्या लेना है, तो हमें इसका लेना है कंडक्टिविटी वर्ड का हमें यूज करना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसको 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 सीमेंस। देखो अब हम सब्सटेंस की बात करें तो उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है। इसमें जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू सब्सटेंस में जो हो, इसके हिसाब से अलग उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी के बेस पे सब्सटेंस के 4 पार्ट किए हुए हैं। एक तो इसको कंडक्टर्स बोलते हैं, दूसरा पार्ट है इंसुलेटर which is known as non-conductors, तीसरा पार्ट है सेमीकंडक्टर्स,
और बाद में एक अलग से आया सुपर कंडक्टर्स। ऐसे 4 पार्ट सब्सटेंस के किए हुए, किसके हिसाब से, उसमें जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है इसके हिसाब से हमने सब्सटेंस के 4 पार्ट किए हुए। तो इसमें पहली बात है कंडक्टर्स किसको बोलेंगे। तो हम जानते हैं कि जो मेटल्स है, मेटल्स में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और इसके जो इसमें से बने हुए अलॉयज है उसमें भी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो मेटल्स and their alloys have very high conductivity, और which is called conductors। मतलब जो जो सब्सटेंस में कंडक्टिविटी की एक रेंज सबसे ज्यादा हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने मेटल्स और इसके अलॉयज की बात कर ली, पर इसके अलावा भी नॉन मेटल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स कौन से नॉन मेटल्स ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिसमें नॉन मेटल्स लाइक तो एक तो है कार्बन ब्लैक, दूसरा है ग्रेफाइट, और ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ये जो सब्सटेंस है, कौन से, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, वो भी कंडक्टर्स है जिसमें भी कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई है। तो ये बात है कंडक्टर्स की। तो हमें अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंसुलेटर किसको बोलेंगे। इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे, तो सब्सटेंस जैसे ग्लास है, ग्लास, सिरामिक have very low conductivity, which is known as insulator or non-conductors। तो जिसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर अथवा तो नॉन कंडक्टर्स बोलेंगे। अब अरे सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स किसको बोलेंगे। तो जैसे अपने सब्सटेंस जैसे सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनाइड, have conductivity between conductors and insulators, which is known as semiconductors। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी, यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स किसको बोलेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होगी, ऐसे सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। इसके जो सब्सटेंस है उसके नाम भी आपको याद रखने चाहिए, कि कभी कभी बहुत एमसीक्यू, एकदम लोअर लेवल के एमसीक्यू में भी पूछ लेते रहे, कभी कभी याद भी नहीं होता, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई इंसुलेटर की। अब बात है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे सर्टेन मटेरियल्स हैव जीरो रेजिस्टेंस और infinite conductivity,
विच इज नोन एज सुपर कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। तो हमें क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस एकदम जीरो अथवा तो इन्फिनिट कंडक्टिविटी हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर। तो पहले तो ऐसी बातें ध्यान में नहीं आ रही थी, पर अर्लियर metals and their alloys at lower temperature 0 to 15 केल्विन, भाई ये सुपर कंडक्टर माने जाते थे। मेटल्स और उसमें से बने हुए एलॉयज बहुत कम टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर के बीच में उसको सुपर कंडक्टर माना जाता था। पर अभी की हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिरामिक मटेरियल्स number of ceramic materials and mixed oxide at 150 केल्विन टेम्परेचर, मतलब इतना टेम्परेचर रखो तो काफी सारे सिरामिक्स और काफी सारे मिक्स ऑक्साइड भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये बात हो गई हमारी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। इसको फिर से हम याद कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक कि भाई इसको हम कैसे जानेंगे। चलो, बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू, एक तो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स किसको बोलेंगे? तो मेटल्स एंड देन अलॉयज हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी, तो ये चीज हमें याद रखने, आर नोन एज कंडक्टर्स। सेकंड पॉइंट, कौन से मेटल्स ना हो ऐसे कंडक्टर्स है? तो लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट्स, सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर आल्सो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सब्सटेंस है। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स किसको बोलेंगे? तो सब्सटेंस लाइक ग्लास, सिरामिक have very low conductivity are known as insulator, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। इसके बाद का पॉइंट है सेमीकंडक्टर्स। तो अभी हमने देखा, याद कर लो कि किस किस को सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे? तो सर्टेन मटेरियल्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? तो अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर वेरी लो एट वेरी लो टेम्परेचर at least 0 to 15 Kelvin were known to be have super conductors। पर अभी nowadays number of ceramics materials and mixed oxide are known to show superconductivity at temperature as high 150 Kelvin temperature। तो ये जो लास्ट पॉइंट है सुपर कंडक्टर, उसमें से कभी कभी हमसे क्यों पूछ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये बात हो गई कंडक्टर्स की। चलो हमें कंडक्टर्स का आगे क्लासिफिकेशन करना है। कंडक्टर्स हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में से पास होने दे, इसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम दो सब्सटेंस ले रहे हैं, दो टाइप के, तो मेटल्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर से हमें याद क्या करना है कि कंडक्टर्स किसको बोलेंगे? तो जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, इसको कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास किसकी वजह से हो रही है वो हमें ध्यान में रखो। तो इसका दो टाइप मिलते हैं,
एक तो मेटल्स लेके देखते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स लेके देखते हैं। तो मेटल लेंगे तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पास हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पास हो रही है। तो ऐसे कंडक्टर को मेटेलिक कंडक्टर्स बोलेंगे। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, which is known as metallic, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर्स। अब बात है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम सॉल्यूशन में, उसका सॉल्यूशन बनाए तो इसमें से आयंस प्रोड्यूस होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, उसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो इसमें से इसके आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ऐसे कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही, तो विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऑल्सो। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी इसको बोलते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किस चीज पे डिपेंड करे? किस चीज पे? तो डिपेंड्स ऑन, पहली बात तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट हो रही है। तो एक किस पे डिपेंड करे? तो द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, इस पे डिपेंड करेंगे। दूसरा, मेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वजह ही इलेक्ट्रॉन है, तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। तीसरी बात है टेम्परेचर। मेटल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी तीन चीज पे डिपेंड कर रही है। फिर से, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टेम्परेचर। अब बात करें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इसकी डेफिनेशन बोलने तो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, the conductance of electricity by ions present in the solution is called the electrolytic conductance। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट, अरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड डाला था उसके नेचर पे इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करे। साइज ऑफ प्रोड्यूस आयन, एंड सॉल्यूशन। आयन की साइज और सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड कर रही है। दूसरा, साइज ऑफ आयंस हो गया, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड, और इसके बाद मतलब ये चीज है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ प्रोड्यूस आयन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड its viscosity, concentration of the electrolyte and temperature, concentration of and temperature। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये मेन पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है अथवा मेटेलिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पूछ सकते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखें। तो
तो अब ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंट भी ध्यान रखता है। मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, फिर से सोच ले तो क्या है, कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है। इसमें क्या है, आयन की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है। तो कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। तो ये दोनों के बीच का पहला डिफरेंट है। दूसरा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कोई केमिकल चेंज नहीं होने वाला है। कोई जो मेटल है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। पर इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करें तो उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकता है। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसमें से सोडियम मेटल जो मोल्टन स्टेट में हो तो सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस मिल सकता है। तो दूसरा डिफरेंट है कि नो चेंज इज ऑब्जर्व इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स। मेटल में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहे। इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर एक जगह से दूसरी जगह इसमें नहीं जा सकते। पर इसमें आप जो इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इसमें द रेजिस्टेंस इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयंस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आयन फॉर्म में मैटर मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स ऑफ वाइब्रेटिंग कर्नल्स ऑफ मेटल्स। इसमें क्या होता है, जो वाइब्रेटिंग कर्नल्स होते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस जनरेट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस जो है ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, विस्कोसिटी, इसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस जनरेट हो सकता है। इट्स इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो सकते हैं। डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड मेटालिक कंडक्टिविटी में द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स in generally high and the conductivity of electrolyte. चलो conductors classified into metallic conductors, इलेक्ट्रोलाइटिक अथवा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड्स कर रहा है, तो द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल्स, the number of valence electrons per atoms and temperature. It decrease, मतलब conductivity decrease with increase of temperature. तो ये point है। As the electrons enter at one end and they get out through the other end, the composition of the metallic conductors remain unchanged. तो यहाँ पे composition change होने वाला नहीं है। Electrolytic conductance, the conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conductance. Depends on the nature of electrolytes added. Size of ions ion produced and their solvent. Size of ions produced and their solvent. The nature of solvent and its viscosity. कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, ये सब पे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। और लास्ट में डिफरेंट है मेटालिक कंडक्टर्स। पहला डिफरेंस जो हमने अभी बात कर ली वही रिपीट हो रहा है, तो आप देखते जाओ। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इसका पहला पॉइंट, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट, ये सिक्स पॉइंट। तो ऐसे हमें डिफरेंस